दोस्तों ये हमारा इन्वायरमेंट मैनेजमेंट के ऊपर फोर्थ लेक्चर है। इसके पहले हमने बहुत सारे टॉपिक कवर किए। प्लीज़ उस टॉपिक को आप रिवाइज कर लेना। देन आज हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं द बिग स्टोरी ऑफ स्मॉल मैन। एक छोटे से इंसान की बहुत बड़ी स्टोरी है। यहाँ पे बिग स्टोरी लिखा है, मैं तो उससे भी बिग बिग स्टोरी बोलूँगा कि बहुत ही बड़ी स्टोरी है। और यहाँ पे हमें बहुत ही इंस्पिरेशन मिलेगा कि एक छोटा सा इंसान कैसे बहुत बड़ा हो जाता है और कैसे उसने एक छोटे से जगह रहकर उसने कितना बड़ा इस वर्ल्ड के लिए काम किया। ना कि वो इंडिया के लिए काम किया, इस पूरे वर्ल्ड के लिए वो काम किया उन्होंने। कि एक छोटे से इंसान ने, अगर हमारे अंदर अगर डिटर्मिनेशन है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। इन्होंने एक ट्री से पूरा का पूरा एक जंगल तैयार किया, और वो जंगल छोटा मोटा जंगल नहीं, वो जंगल कितना है 1360 एकड़। इतने एकड़ में पूरा का पूरा जंगल इन्होंने क्या किया, तैयार किया। तो क्या किया पता है, आसाम में है। इनका नाम क्या है, सबसे पहले ये बता दूं, इनका नाम है जाधव मोलाई पायेंग। ये आसाम के पर्सन है। इनका जो बॉर्न है वो कब हुआ था, 1963 में इनका बॉर्न हुआ था। और ये फॉरेस्ट वर्कर की तरह क्या करते थे, काम करते थे। और इन्होंने एक फॉरेस्ट वर्कर की तरह काम करना कब से स्टार्ट किया, एट द एज ऑफ 16 एज से ही। जैसे कि अगर समझो आपका एज अभी 16 के आसपास हो गया, तो ये फॉरेस्ट वर्कर की तरह काम करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया। और आसाम में उस टाइम पे ब्रह्मपुत्रा रिवर जो चाइना से निकलती है, आसाम से होते हुए बांग्लादेश में जाती है। तो ब्रह्मपुत्रा रिवर में क्या हो गया था, अचानक से आजू बाजू फॉरेस्ट जो था पूरी तरह से क्या हो गया था, कट हो गया था। तो जिसकी वजह से पूरे के पूरे जो स्नैक थे, एक्चुअली वो फॉरेस्ट से कैसे हो गए, रिवर के साइड में आने लगे। और पूरा का पूरा जो वो रिवर की वजह से पानी में, जैसे अगर देखोगे तो स्नैक जो है एक्चुअली उनका जो प्रॉपर जो स्पेस है वो उनके लिए फॉरेस्ट ही सही है। तो अगर पूरा का पूरा रिवर साइड में आने से बहुत सारे स्नैक का डेथ हो गया। और उसके बाद 1979 में जो लोकल सोशल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट है, उन्होंने फॉरेस्टेशन का काम स्टार्ट किया। कितने हेक्टर में, 200 हेक्टर में, इतने लैंड में उन्होंने क्या किया, फॉरेस्टेशन का काम स्टार्ट किया। मोलाई पायेंग एक फॉरेस्ट वर्कर थे, बट इन्होंने ये जो पूरा एम था, ये एम कंप्लीट होने के बाद भी ये रुके नहीं। इन्होंने कंटिन्यूस अपने एम को आगे रखा और उन्होंने 1360 एकड़ का एक पूरा का पूरा जंगल तैयार किया। और ये जो जंगल है वो कहाँ पे है, जंगल जो है वो कहाँ पे है, कोकिलामुख ऑफ जोहरट डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम। कहाँ पे, जोहरट डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम। ऑफ हार्डवर्क फॉर 30 ईयर्स। देखो एक इंसान 30 साल तक, अभी देखो यहाँ पे 30 ईयर्स लिखा है, पर अगर आप दूसरे बुक्स में पढ़ोगे तो वहाँ पे 35 ईयर्स लिखा है। तो 30 ईयर्स तक इन्होंने लगातार मेहनत किया और एक पूरा का पूरा फॉरेस्ट तैयार किया। अगर हमें बोला जाए तो हम एक साल भी 10th के लिए मेहनत नहीं कर पाते, पर ये पूरा 30 ईयर्स इन्होंने मेहनत किया। एंड इस मेहनत की वजह से इन्हें जो अपने इंडिया का 4th हाईएस्ट सिविलियन जो अवार्ड है पद्मश्री, वो इन्हें मिला। मुझे बताओ कि पद्मश्री अवार्ड इन्हें किसने दिया और कब दिया। कब दिया तो मैं बता दे रहा हूँ, 2015 में। 2015 में इन्हें क्या मिला, पद्मश्री पुरस्कार मिला। और इस जो जंगल है, इसे जंगल को नाम क्या दिया गया, मोलाई जंगल नाम देना लगा। और यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक लाइन लिखा है। इस लाइन का आप इंग्लिश के अपने राइटिंग स्किल में आप यूज कर सकते हो। पर्सनल रिस्पॉन्स इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, वहाँ पे यूज कर सकते हो। मेनी पीपल कम टुगेदर टू डिस्ट्रॉय द फॉरेस्ट, बट अ सिंगल पर्सन इफ डिटरमाइन कैन स्टैब्लिश अ न्यू फॉरेस्ट। बहुत सारे लोग एक साथ आके फॉरेस्ट को नुकसान पहुंचा रहे हैं, पर अगर एक सिंगल पर्सन अगर चाहेगा तो वो क्या कर सकता है, एक पूरा का पूरा एक फॉरेस्ट तैयार कर सकता है, एक पूरा का पूरा फॉरेस्ट तैयार कर सकता है। तो इससे हमें ये आप एग्जांपल बहुत सारे जगह पे कोट्स आप यूज कर सकते हो। देखो अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, तो प्लीज़ ये केस स्टडी आपको याद रखना है। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन एंड बायोडाइवर्सिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पीछे आपके टेक्स्ट बुक के नीचे भी क्वेश्चन है और एग्जाम में बार बार पूछते हैं। इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन एंड बायोडाइवर्सिटी, स्पेशली हम यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है, कुछ ऐसे स्पेसीज हैं जो धीरे धीरे क्या हो गए, लुप्त हो गए, बस जिसके बारे में हमने बस सुना है। फॉर एग्जाम्पल डायनासोर। डायनासोर आपने कभी देखा है, नहीं देखा है। हमने सुना है कि पहले भाई ऐसा ऐसा कुछ था जो बहुत ही भयानक था, वो आग फेंकता था, ऐसा वैसा। हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी थी, सुनी थी। बट धीरे धीरे कैसा हो गया, इन्वायरमेंट में उसके अकॉर्डिंग कंडीशन नहीं था, जिसकी वजह से धीरे धीरे वो कैसे होते गए, इन्वायरमेंट से एंड होते गए और फाइनली वो पूरी तरह से ख़त्म हो गए। अगर आप देखोगे टाइगर के नंबर धीरे धीरे इंडिया में क्या होते गए, कम होते गए। फिर बाद में हमारे गवर्नमेंट को
मतलब टेंशन आया कि यार अपने अपना जो टाइगर है वो कम नहीं होना चाहिए। और धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, इसके लिए बहुत सारे कैंपेन स्टार्ट किए। अगर आप देखोगे तो बीच में एडवर्टाइजमेंट भी टाइगर से रिलेटेड आता था, सेव टाइगर ऐसे अलग अलग एडवर्टाइजमेंट आता था। उसके लिए एक अलग अलग उन्होंने बहुत सारे एक्ट भी निकाले हैं टाइगर से रिलेटेड। जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, उसके थ्रू एक टाइगर से रिलेटेड भी एक एक्ट बना है 1973 में। तो ऐसे अलग अलग जो एक्ट बने हुए हैं, तो जिससे क्या हुआ पता है कि टाइगर को सेव किया गया। और फाइनली अगर आप देखोगे इस साल का जो जो टाइगर का जो सेंसस का जो सर्वे आया, उसके अंदर आप देखोगे तो टाइगर का जो नंबर है एज कम्पेयर टू बिफोर जो ईयर्स थे 4-5 साल से, उसमें क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है। धीरे धीरे उसमें क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है। आई थिंक 2914 या समथिंग, मतलब 3000 के आसपास नंबर्स में हमारे कंट्री में टाइगर्स का नंबर है। और उसमें सबसे ऊपर, मैंने पूछा था आपसे क्वेश्चन, आपने अभी तक आंसर दिया कि नहीं मालूम नहीं, किसी ने कोई आंसर लिखते नहीं हो नीचे। शायद मेरे हिसाब से एमपी जो है सबसे फर्स्ट पे है, और 500 समथिंग उनके पास, 523 समथिंग उनके पास टाइगर का नंबर है, जो सेंसस हुआ था उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है कि बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का आपको सबसे पहले डेफिनेशन लिखना है और उसके टाइप्स फिर लिखना है। बायोडाइवर्सिटी इज द richness of the living organism in a nature due to presence of variety of organism, ecosystem and genetic variation within a species. बायोडाइवर्सिटी मतलब क्या होता है कि वेरिएशन अगर आप देखोगे ह्यूमन बींग में, अगर आप लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखोगे, कोई भी अगर आप प्लांट में देखोगे, तो अलग अलग कलर के अलग अलग स्पीसीज आपको दिखाई देंगे। अलग अलग एक ही मतलब प्लांट के अंदर आप देखोगे कितने सारे डिफरेंट स्पीसीज दिखाई देंगे, बहुत सारे स्पीसीज आपको दिखाएंगे। तो ये बायोडाइवर्सिटी की वजह से ही पॉसिबल है। अगर बायोडाइवर्सिटी नहीं रहेगा तो अलग अलग स्पीसीज नहीं दिखाई देंगे, और हमें बायोडाइवर्सिटी को क्या करना है, कंजर्व करना है। देन बायोडाइवर्सिटी के 3 टाइप्स है। बायोडाइवर्सिटी के कितने टाइप्स है? 3 टाइप्स है। बायोडाइवर्सिटी के कितने टाइप्स है? 3 टाइप्स है बायोडाइवर्सिटी के। तो जो पहला बायोडाइवर्सिटी का टाइप है वो जी से आता है, जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी मतलब कि हमारे अंदर कुछ आपस में देखोगे तो हमारे अंदर भी बहुत सारे चेंजेस दिखाई देते हैं। देन स्पीसीज डाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। तो ये आपको जीएससी याद रखना है। पहले आपको डाइवर्सिटी का, बायोडाइवर्सिटी का डेफिनेशन याद रखना है, बाद में आपको जीएससी याद रखना है कि जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होता है, स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या होता है और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी क्या होता है। देन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लिखा हुआ है कि अक्यूरेंस ऑफ डाइवर्सिटी अमॉन्ग द ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पेसीज इज जेनेटिक डाइवर्सिटी। अगर एक ही स्पेसीज के ऑर्गेनिज्म है, एक ही प्रजाति के ऑर्गेनिज्म है, उसमें जो चेंजेस पाए जाते हैं उसे ही हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक डाइवर्सिटी। देन यहाँ पे लिखा है फॉर एग्जाम्पल ईच ह्यूमन बींग इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अगर देखोगे तो हर एक ह्यूमन बींग अलग अलग है। अगर तो वो जाने तो इंडिया एंड वेस्ट इंडीज, अगर आप इंडिया एंड अमेरिका देखो कितना फ़र्क है, डायरेक्ट हम पहचान जाते। तो ये क्या है, जेनेटिक डाइवर्सिटी है। देन स्पीसीज डाइवर्सिटी है। स्पीसीज डाइवर्सिटी में इनन्यूमरेबल स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म अकर इन अ नेचर, दिस इज कॉल्ड स्पीसीज डाइवर्सिटी। अगर आप देखोगे तो इस नेचर में अलग अलग स्पीसीज पाए जाते हैं। समझ में? अगर आप प्लांट में देखोगे तो प्लांट के अंदर कितने सारे स्पीसीज पाए जाते हैं, तो ये क्या हुआ, आपका स्पीसीज डाइवर्सिटी हुआ। देन अगर आप उसके बाद इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, तो आपके ये इकोसिस्टम जो है, आपने देखा ना, अर्थ एक इकोसिस्टम है, तो उसके अंदर भी अलग अलग चीज़ें पाई जाती, प्लांट पाया जाता है, एनिमल पाया जाता है, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग पाई जाती है, उसके अंदर डिफरेंस पाए जाते हैं। तो मेनी इकोसिस्टम आर प्रेजेंट इन ईच रीजन। इकोसिस्टम आर फॉर्म थ्रू द इंट्रैक्शन बिटवीन द प्लांट एंड एनिमल एंड देयर हैबिटाट and changes in the environment. Each ecosystem has own characteristic animal, plant and microbes. देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी पाया जाता है और बायोटिक फैक्टर भी पाया जाता है। एंड इकोसिस्टम ऑल्सो 2 टाइप्स, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। तो इकोसिस्टम 2 टाइप के होते हैं, एक नेचुरल होता है जो एक नेचर से मिला हुआ है जैसे कि अर्थ हो गया, और आर्टिफिशियल जो हम फ्रेम करते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ये जो है, ये आप पढ़ लो कि मतलब हमारा हमेशा ह्यूमन बींग का इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो एटीट्यूड होना चाहिए वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। समझ में आए कि हमेशा उसे कुछ ना कुछ इन्वायरमेंट में सही दिखाई देना चाहिए। नेक्स्ट है सेक्रेड ग्रू। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये भी आएगा, पीछे पीछे फॉट नोट है इसके ऊपर, और बार बार ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछते हैं। सेक्रेड ग्रू क्या है पता है? देखो हम ऐसे सोसाइटी में रहते हैं, इंडिया एक ऐसा है कि इंडिया जो है वो, देखो हम भगवान मतलब हमारे जो अल्लाह ईश्वर जो भी हैं हमारे, हम उनके ऊपर क्या करते हैं पता है कि हमारा फेथ बहुत ज़्यादा रहता है, कि हम जो इंडियन हैं हम उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा भरोसा करते हैं,
हमारा अगर भले कुछ हो या ना हो, हमें पता है, हम भले साइंस रीड करें पर हम बहुत ही भरोसा करते हैं, तो इसलिए सेक्रेड ग्रू, समझ में, सेक्रेड ग्रू मतलब, सेक्रेड मतलब क्या होना, पवित्र, और ग्रू मतलब क्या होना, मतलब वही प्लांट हो गया, ऐसे हो गया। द फॉरेस्ट कंजर्व इन द नेचर ऑफ गॉड, कंजर्व इन द नेम ऑफ गॉड, सॉरी मैंने नेचर बोला। द फॉरेस्ट कंजर्व इन द नेम ऑफ गॉड एंड कंसिडर टू बी द सेक्रेड इज कॉल्ड एज सेक्रेड ग्रू। मतलब समझ में आना, सेक्रेड मतलब कि उसे गॉड का नाम दिया जाता है, और गॉड का नाम देने के बाद उसे क्या किया जाता है, उसे सेक्रेड मतलब पवित्र समझा जाता है, उसे सेक्रेड ग्रू किया जाता है। अगर हम बोल देंगे कि इस ये जो फॉरेस्ट है ये इस भगवान के नाम पे, यहाँ पे कुछ नहीं होना चाहिए, ये भगवान यहाँ पे आते थे, ऐसा होता था वैसा होता था, तो लोग जाके उसको नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। एंड उसके बाद देखो लिखा है कि दीज आर इन फैक्ट ऑफ सेंचुरीज कंजर्व बाय दी सोसाइटी नॉट बाय दी गवर्नमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। सेंचुरी के बारे में आपको पता है, जिसे हिंदी में हम अभ्यारण्य बोलते हैं, जिसके अंदर प्राणी पाए जाते हैं। एज इट हैज़ बीन कंजर्व, मतलब उसमें ये अपने प्लांट्स भी रहेंगे। एज इट हैज़ बीन कंजर्व इन द नेम ऑफ गॉड इट हैज़ स्पेशल प्रोटेक्शन, मतलब कि अगर उसे भगवान का नाम दिया गया तो उसका प्रोटेक्शन स्पेशल, मतलब लोग, वहाँ के लोग ही उसको क्या करते हैं, जो आजू बाजू के एरिया के जो लोग होते हैं वही उसे क्या करते हैं, कंजर्व करते हैं। दिस क्लस्टर ऑफ थिक फॉरेस्ट आर प्रेजेंट नॉट ओनली इन वेस्टर्न घाट ऑफ इंडिया बट इन एंटायर कंट्री। अब देखो ये अपने इंडिया का नीचे का पार्ट है, समझ में, मैप में आप देखोगे तो नीचे का पार्ट है। तो ये जो है, ये जो पट्टा रहता है इसको हम वेस्टर्न घाट बोलते हैं, ये जो पट्टा होता है इसे हम ईस्टर्न घाट बोलते हैं। तो बोल रहे कि ये बस यहाँ वेस्टर्न घाट में नहीं पाया जाता, ये एंटायर कंट्री में क्या होता है, पाया जाता है सेक्रेड ग्रू। समझ में आए कि नहीं। और मोर देन 13,000 सेक्रेड ग्रू हैव बीन रिपोर्टेड इन इंडिया। इंडिया में 13,000 से ज़्यादा सेक्रेड ग्रू हैं। वेयर आर सच सेक्रेड ग्रू इन महाराष्ट्र। ये आपसे क्वेश्चन पूछा कि भाई बता दो महाराष्ट्र में कहाँ है। मेक अ लिस्ट एंड विजिट विथ योर टीचर्स। मैं तो आपके साथ नहीं जा सकता, जो आपकी टीचर्स होगी। अभी देखो लॉकडाउन का टाइम है, मैं तो बहुत डरता हूँ बाहर जाने से, तो मैं तो नहीं जा सकता भाई। अगर आपकी कोई टीचर्स होंगे स्कूल के तो उनसे बोलो, अगर वो जाते होंगे तो ये बुक में लिखा है, तो टीचर को बोलो एक बार, देखो बोलो टीचर देखो बुक में लिखा है तो आपको चलना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं कहाँ कहाँ पे सेक्रेड ग्रू हैं। ओके, तो इसके बाद देखो लिखा है, ये भी क्वेश्चन आपके बुक का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो 7 पॉइंट से आपको यहाँ पे 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूरा का पूरा कवर हो जा रहा है। हाउ कैन बायोडाइवर्सिटी बी कंजर्व। पहला क्या है, प्रोटेक्टिंग द रेयर स्पेसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म। हमें क्या करना है, जो रेयर स्पेसीज, जो स्पेसीज एंड होने वाले, जो खत्म होने वाले, उन्हें क्या करना है, प्रोटेक्ट करना चाहिए। हमें नेशनल पार्क और अलग अलग सेंचुरीज मतलब कि अभ्यारण्य बनाने चाहिए, इससे भी एक हेल्प हो सकता है। हमें कुछ ऐसे रीजन्स है जिसे हमें बायो रिजर्व हमें डिक्लेयर करना चाहिए। कुछ ऐसे स्पीसीज हैं उन्हें हमें कंजर्व करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, कंजर्व ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड प्लांट को कंजर्व करना चाहिए। ऑब्जर्विंग द रूल्स, हमें रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो प्रॉपर चल रहा है कि नहीं चलना चाहिए, उसे कितना वो इम्प्लीमेंट हो रहा है उसे ऑब्जर्व करना चाहिए टाइम टू टाइम। एंड मेंटेनिंग द रिकॉर्ड ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज। हमारे जो ट्रेडिशनल नॉलेज थे, जो हमारे पहले के जो नॉलेज थे, जो हमारे पहले से चले आ रहे जो नॉलेज थे रिलेटेड टू इन्वायरमेंट, रिलेटेड टू एनिमल्स एंड प्लांट्स, तो वो हमें क्या करना चाहिए, मेंटेन रखना चाहिए, उसका रिकॉर्ड रखना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग कितना चेंजेस हो रहा है हमें प्रॉपर नॉलेज आएगा। देन यहाँ पे ये भी आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आ सकता है कि राइट एनी 2 नेम ऑफ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू इन्वायरमेंट, या तो हो सकता है इंटरनेशनल इन्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आए। अब देखो इसके अंदर से आपको कोई भी 2 नेमिंग एटलीस्ट याद होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी है। देखो आपको चिप्को सेंटर आपको याद होगा, याद कर सकते हो आप, चिप्को सेंटर अगर आपको याद रखना है। देन अगर आपको और अगर ये याद रखना है तो ये याद रखो, इंडियन एग्रो इंडस्ट्रीज फाउंडेशन पुणे, विक्रम साराभाई कम्युनिटी साइंस सेंटर अहमदाबाद, ये आप याद रख सकते हो। तो इसमें से जो भी आपको याद रखना है ये भी याद रख सकते हो। CPR इन्वायरमेंट ग्रुप न्यू चेन्नई, तो आप इसमें से कोई भी नेमिंग आप याद करके रखना। चिप्को सेंटर वो याद हो गया, विक्रम साराभाई ये याद हो गया। देन इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन है, तो इंटरनेशनल सबसे मेन है IUCN। IUCN मतलब इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर।
नेचर, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। दूसरा है इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, आईपीसीसी। देखो अब बार बार न्यूज़पेपर में आता है आईपीसीसी, इंटर गवर्नमेंटल मतलब ये पूरे वर्ल्ड के बारे में, समझ में आएगी नहीं। बाद में यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, यूएनईपी, आपने ऑलरेडी पढ़ा कि ये जो इसका हेडक्वार्टर है वो जिनेवा में है। देन जिनेवा, अब मुझे बताओ कहाँ पे, स्विट्ज़रलैंड कहाँ पे है, अब मुझे सर्च करके बताना। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, बाद में यहाँ पे न्यूयॉर्क। बाद में इसमें से आप जो भी आपको है एटलीस्ट ये दो तो आपको याद होना चाहिए, आईयूसीएन और आईपीसीसी, और दूसरा है ये यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल, यूएनईपी, इतना आपको याद होना चाहिए। ओके, देन यहाँ पे साउथ कोरिया के बारे में भी दिया है 6 वाला पॉइंट। बाद में यहाँ पे ये जो नीचे का पार्ट है उसको आप रीड करो। अब देखो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लो चार्ट एग्ज़ाम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है फ्लो चार्ट। अब फ्लो चार्ट मैं आपको कैसे याद कराऊंगा, क्या है फ्लो चार्ट में, फ्लो चार्ट में आपको यहाँ पे 1 बाय 1 मैं याद कराते जा रहा हूँ। फ्लो चार्ट पूरा का पूरा मैं आपको याद कराऊंगा। देखो अब देखो यहाँ पे आपको सबसे पहले कंजर्वेशन दिख रहा है, कंट्रोल दिख रहा है, प्रोडक्शन दिख रहा है। ये माय रोल इन इन्वायरमेंट, हमारा रोल क्या होगा, अवेयरनेस, प्रिवेंशन एंड प्रिजर्वेशन। तो आपको कैसे याद रखना पता है, सी पाप, ये याद रखना, ये ट्रिक है, सी पाप। ओके, कंजर्वेशन, ये इन्वायरमेंट है तो पहला याद रखना कंजर्वेशन करना है। तो कंजर्वेशन के बाद क्या होगा, कंट्रोल होगा। कंट्रोल करने के बाद पाप, प्रोडक्शन, प्रिवेंशन, प्रिजर्वेशन, प्रोडक्शन, प्रिवेंशन, प्रिजर्वेशन, अवेयरनेस। पहला क्या है, बिना देखे बोलो, पहला क्या है कंजर्वेशन, दूसरा क्या है कंट्रोल, कंजर्वेशन कंट्रोल, याद करते जाओ। प्रोडक्शन होगा तो ही हम उसे प्रिवेंट करेंगे ना, अगर प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो प्रिवेंट क्या करोगे। तो प्रोडक्शन, प्रिवेंशन एंड प्रिजर्वेशन एंड अवेयरनेस। अब देखो यहाँ पे कंजर्विंग द, अब अंदर अगर आपने कुछ सही मतलब प्रॉपर नहीं लिखा तो भी चलेगा, पर ये हेडिंग प्रॉपर होना चाहिए। कंजर्विंग द अवेलेबल रिसोर्सेज। देन दूसरा है कंट्रोल में, देखो क्या है, प्रिवेंटिंग द हार्म, स्टॉपिंग द हार्मफुल एक्टिविटी, चेंजिंग द माइंडसेट, ये होना चाहिए। देन प्रोडक्शन में क्या है, हमें रिवाइवल ऑफ हार्म फैक्टर ऑफ इन्वायरमेंट, हमें क्या करना चाहिए, रिवाइव करना चाहिए हार्म फैक्टर जो इन्वायरमेंट के हैं। बाद में हमें क्या करना चाहिए, अटेम्पिंग द इनोवेशन, नए नए इनोवेशन हमें क्या करना चाहिए, रिलेटेड टू इन्वायरमेंट हमें क्या करना चाहिए, नए नए इनोवेशन लेकर आने चाहिए। अवेयरनेस से रिलेटेड देखो क्या क्या होना चाहिए, एजुकेशन, गाइडेंस, अवेयरनेस, इमिटेशन, बाद में ऑर्गेनाइजेशन एंड पार्टिसिपेशन, बाद में ये सब चीज़ें हमें। और बाद में प्रिवेंशन से रिलेटेड हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या क्या प्रिवेंट करना चाहिए। तो इससे रिलेटेड ये जितने भी पॉइंट्स हैं, अंदर के पॉइंट्स तो आप अपने से रिलेटेड भी लिख सकते हो, बस ऊपर के पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। देन इसके बाद हॉटस्पॉट बायोडाइवर्सिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 34 हाईली सेंसिटिव बायोडाइवर्सिटी स्पॉट आर रिपोर्टेड ऑल ओवर दी वर्ल्ड। हाईली सेंसिटिव मतलब कि वो धीरे धीरे ख़त्म होने वाले हैं, समझ में आए कि सेंसिटिव बहुत ही मतलब सेंसिटिव मतलब कि कभी भी जा सकते हैं। सच एरिया हैड वंस ऑक्यूपाई 15.7 एरिया ऑफ द अर्थ। ये जो एरिया है वो कितना है, अर्थ, हमारा जो पूरा अर्थ है, इस अर्थ का कितना परसेंट है, 15% एरिया है अराउंड। एट प्रेजेंट 86% ऑफ द सेंसिटिव एरिया आर ऑलरेडी डिस्ट्रॉय and presently only the 2.3 area of the earth has been left over with sensitive hotspot। मतलब कि पूरे अर्थ का जो है 2.3% एरिया ही जो है वो क्या है, लेफ्ट है, और उसके साथ भी बहुत सारे जो है सेंसिटिव स्पॉट्स हैं, समझ में। आपको पता है कि चलो जाने दो। इट इंक्लूड द 1,50,000 प्लांट स्पीसीज विच आर 50% ऑफ द वर्ल्ड काउंट। यहाँ पे टोटल कितने स्पीसीज हैं, 1,50,000 प्लांट स्पीसीज। एज फार एक्चुअली हमें मोस्टली इंडिया के बारे में आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एज पर द इंडिया कंसिडर आउट ऑफ 135 स्पेसीज ऑफ एनिमल, 85 स्पेसीज आर फाउंड इन द जंगल ऑफ ईस्टर्न रीजन। देखो इंडिया में एज पर द इंडिया कंसिडर आउट ऑफ 135 स्पीसीज ऑफ एनिमल में से जो इंडिया में 135 स्पेसीज ऑफ एनिमल पाया जाता है, तो उसमें से 85 स्पेसीज जो है वो ईस्टर्न रीजन में पाया जाता है। ईस्ट पता है ना, ईस्ट वाला जो रीजन है आसाम ये सब का, ये ईस्ट वाले रीजन में पाया जाता है। अबाउट 1500 एंडेमिक प्लांट स्पीसीज आर फाउंड इन वेस्टर्न घाट। एंडेमिक मतलब कि जो एंड होने वाले, मतलब वो मतलब बहुत ही कम हो गए, लिमिटेड हो गए, मतलब कि वो इन डेंजर हैं, समझ में आएगी नहीं। तो 1500 के आसपास एंडेमिक प्लांट्स कहाँ पे पाया जा रहा है, वेस्टर्न घाट में पाया जा रहा है। वेस्टर्न घाट ऑलरेडी मैंने अभी आपको बताया।
आउट ऑफ द टोटल प्लांट स्पीसीज इन द एंटायर वर्ल्ड 50,000 आर एंडेमिक, मतलब ये पूरे वर्ल्ड के बारे में बताया गया कि 50,000 जो स्पीसीज है वो एंडेमिक है. कलेक्ट द मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द लोकेशन ऑफ दिस हॉटस्पॉट्स प्रेजेंट इन द वर्ल्ड. अब देखो यहाँ पे 3 endangered heritage places of country. The Western Ghats spread over the state of Gujarat, महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु एंड केरला. आपको पता है वेस्टर्न घाट कहाँ से आता है? गुजरात में आता है, फिर महाराष्ट्र में आता है, फिर गोवा में आता है, तमिलनाडु आता है, केरला आता है. तमिलनाडु तो यहाँ पे है, बाद यहाँ कर्नाटका है और यहाँ पे केरला है. तो ये पूरे के पूरे जो यहाँ पे पूरे के पूरे एरिया आते हैं. हैज़ बीन इंडेंजर्ड ड्यू टू द माइनिंग इंडस्ट्रीज सर्च ऑफ नेचुरल गैसेस. एक्चुअली ये वेस्टर्न घाट को ज़्यादा नुकसान किसकी वजह से हुआ है? माइनिंग एक्टिविटी की वजह से. क्योंकि आप देखोगे तो ये किसके बाजू में है? आप देखोगे यहाँ पे अरेबियन सी है, तो यहाँ पे माइनिंग एक्टिविटी ज़्यादा होता है नेचुरल गैस के सर्चिंग के लिए. हैबिटाट ऑफ एशियन लायन, एशियाटिक लायन एंड वाइल्ड बिजन ऑफ दिस रीजन हैव बीन अंडर थ्रेट. मतलब कि इस रीजन में जो एशियाटिक लायन थे और वाइल्ड बिजन जो थे वो लगभग थ्रेट, मतलब लगभग ख़त्म होने आ गए. मानस सेंचुरी ऑफ द आसाम इज़ अंडर थ्रेट ड्यू टू द डैम एंड इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ वाटर. देखो डैम और इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ वाटर. तो यहाँ पे राइनो आपको पता है कि आसाम में ही पाया जाता है. तो इसकी वजह से पूरा का पूरा जो मानस सेंचुरी है आपको याद रखना है कहाँ पे? आसाम में. देन दूसरा आपको सुंदरबन सेंचुरी, आपको पता है सुंदरबन कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में. तो वो रिजर्व है टाइगर के लिए. द टाइगर पॉपुलेशन एंड ओवरऑल लोकल इन्वायरमेंटल इज सीरियस चेंजेस बाय द डैम, डिफॉरेस्टेशन, एक्सेसिव फिशिंग, ट्रेंचेस डग फॉर द सेम. तो ये सब जो रीजन है जिसकी वजह से ये सबको क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है. तो प्लीज़ अगर आपको देखना है तो मानस सेंचुरी और सुंदरबन सेंचुरी आप सर्च कर लो. अब देखो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. क्लासिफिकेशन ऑफ थ्रेटन स्पेसीज. जो ऐसे स्पेसीज हैं वो ख़त्म हो रहे हैं तो उनको भी अलग अलग पार्ट में क्लासीफाई किया गया है. कौन कौन से उसके पार्ट्स हैं? अलग अलग पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है. तो पहला इंडेंजर स्पेसीज, दूसरा रेयर है, तीसरा है वल्नरेबल, चौथा है इनडिटरमाइन. तो पहला जो इंडेंजर है, इंडेंजर जो स्पेसीज है, बस इसके अंदर क्या करना है पता है कि आइदर द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इज डिक्लाइन और देयर हैबिटेट इज संक फॉर such a extent they can be extinct in near future if the conservative measure are not implemented. In danger मतलब कि या इनका जो ये जो ऑर्गेनाइजेशन बोल रहा हूँ सॉरी, ऑर्गेनिज्म का जो नंबर है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है? डिक्लाइन हो रहा है. धीरे धीरे क्या हो रहा है? कम होते जा रहा है. और देखो मेन क्वेश्चन इसमें क्या आने वाला है मैं बताता हूँ आपको. इसके जो एग्जाम्पल है यही आपको एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है. इसमें आपको ऑड मैन आउट में आएगा या तो आपको मैच द कॉलम में आएगा. रॉन्ग होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे. तो लायन टेल मंकी एंड लेजर फ्लोरिकेन जो है वो इंडेंजर स्पेसिस का है. देन सेकेंड टाइप का कौन सा है? रेड पांडा एंड मस्क डियर है. एंड देन थर्ड टाइप का कौन सा है? टाइगर एंड लायन. जो टाइगर एंड लायन जो है वो थर्ड टाइप में आते हैं. देन फोर्थ टाइप इनडिटरमाइन स्पीसीज में कौन आएगा? आपका स्क्वैरल. समझ में, जिसे आप सेकरू बोलते हो. तो ये प्लीज़ आपको इसके एग्जाम्पल बस याद कर लो. आपको एग्जाम्पल से आपको बहुत कुछ यहाँ पे समझ में आएगा. समझ में आएगी नहीं मतलब देखो ये जो सेकेंड वाला जो था वो क्या है? कंसीडर डिक्लाइन. मतलब कि हमने कंसीडर कर लिया कि धीरे धीरे क्या हो रहा है? डिक्लाइन. और वेरी फास्ट ये क्या हो रहा है? ख़त्म होते जा रहे. तो रेड पांडा, मस्क डियर, देखो यहाँ रेड पांडा बेचारा बैठा हुआ है. तो अगर इनिशिएटिव नहीं लेंगे तो ये बेचारे क्या हो जाएंगे? एंड हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे. तो इन्हें हमें बचाना है. और अगर आप देखोगे नेक्स्ट जो टाइप है आपका, तो इसमें क्या है? एक्सट्रीमली लेस, बहुत ही कम हो गए हैं. एंड कंटिन्यू टू डिक्लाइन, मतलब ये भी धीरे धीरे ख़त्म होने आ रहे हैं. उसमें टाइगर एंड लायन. तो सबसे पहले वाले में अगर आप एग्जांपल लोगे तो फिर से रिवाइज कर रहा हो, कौन आया? मंकी, लायन टेल मंकी एंड लेजर फ्लोरिकेन. दूसरे वाले में कौन सा है? रेड पांडा एंड मस्क डियर. थर्ड वाले में कौन है? टाइगर एंड लायन. एंड फोर्थ वाले में क्या है? स्क्वैरल. सेकरू आप याद रखो. ओके. अब देखो डू यू नो, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे दिया है. बार बार अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो ये आता है. IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर प्रिपेयर अ रेड लिस्ट कंटेन द नेम ऑफ इंडेंजर स्पेसीज फॉर द डिफरेंट कंट्री. यहाँ पे रेड लिस्ट एक जारी करता है जिस रेड लिस्ट में डिफरेंट कंट्री के जो स्पेसीज होते हैं उसे इंडेंजर स्पीसीज के बारे में उसमें नाम रहता है. पिंक पेजेस ऑफ दिस बुक कंटेन द नेम ऑफ इंडेंजर स्पीसीज वाइल द ग्रीन पेजेस कंटेन द नेम ऑफ प्रीवियसली एंडेंजर बट प्रेजेंटली सेफ स्पीसीज. मतलब कि जो पिंक कलर का जो पेज होता है वो इंडेंजर स्पीसीज के बारे में बताता है
समझ में आया। और जो दूसरा ग्रीन कलर का है, ग्रीन ग्रीन मतलब कि पहले वो इंडेंजर थे पर अब वो कैसे हो गए हैं, सेफ हो गए हैं, तो इसके बारे में बताता है। देन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, 22 मई को वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे आता है, ये आपको याद होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे आपका पूरा का पूरा लेसन कंप्लीट हो गया। अगर आप यहाँ पे एक्सरसाइज में क्वेश्चन देखोगे तो पहला जो क्वेश्चन है वो देखो, मैंने आपको जो चेन बताया था उसके बारे में है। दूसरा जो क्वेश्चन है ये भी मैंने आपको पीछे बताया है कि जो ये इन्वायरमेंट हमें मिला है ये किसी के मम्मी पापा की प्रॉपर्टी नहीं है, ये जनरेशन टू जनरेशन क्या है कि हमें फ्यूचर जनरेशन को क्या करना है, देना है। देन वो उसे संभालेंगे, देन ये आगे आगे जाएगा ना। तो ये हमारे पूर्वजों, हमारे दादा दादी ने हमें कोई ऐसा प्रॉपर्टी नहीं दिया है कि ये हम कुछ भी करेंगे इसे, तो उसके ऊपर है। बाद में थर्ड शॉर्ट नोट देखो, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन पे शॉर्ट नोट है, चिपको मूवमेंट ऑफ बिश्नोई, मैंने आपको बोला था इसे सर्च करने के लिए। बायोडाइवर्सिटी के 3 टाइप्स हैं, सेक्रेड ग्रुप भी है, एंड डिजास्टर एंड इट्स मैनेजमेंट। डिजास्टर एंड इट्स मैनेजमेंट अगर आप नहीं याद करोगे तो भी चलेगा, ये जो क्वेश्चन है आप लास्ट लेसन जब मैं पढ़ाऊंगा तो वहाँ से याद कर सकते हो। बाद में देखो इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट के लिए क्या करना चाहिए वो है। बाद में क्वेश्चन नंबर 5 अगर आप देखोगे, विच प्रोजेक्ट विल यू रन इन रिलेशन टू इन्वायरमेंट, तो उसमें आप टाइगर प्रोजेक्ट बता सकते हो, जो मैंने बताया कि डिफरेंट एक्ट बनाए गए थे, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, टाइगर प्रोजेक्ट आई थिंक 1973 का प्रोजेक्ट है। तो ऐसे आप डिफरेंट प्रोजेक्ट के बारे में बता सकते हो। राइट द फैक्टर अफेक्टिंग द इन्वायरमेंट, बताओ कि 2 टाइप के फैक्टर्स जो होते हैं वो इन्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं, हमने पढ़ा नेचुरल एंड मैनमेड फैक्टर। एंड व्हाई डज द ह्यूमन बींग हैव द इंपॉर्टेंट प्लेस इन इन्वायरमेंट, तो वो ह्यूमन बींग जो है इस अर्थ का सबसे डोमिनेंट पार्ट है, जो डोमिनेंट पार्ट है कि मतलब सबको कंट्रोल ह्यूमन बींग ही इस अर्थ पे करता है मोस्टली। अगर आप देखो तो सबसे इंटेलिजेंट, सबसे ज़्यादा दिमाग, सबसे अच्छा मेमोरी उनके पास ही है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन्वायरमेंट की, यही लोग बचा सकते हैं इन्वायरमेंट को। नेक्स्ट आप देख सकते हो, राइट द टाइप्स एंड एग्जाम्पल ऑफ बायोडाइवर्सिटी, हमने पढ़ा जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी होता है, दूसरा स्पेसिस बायोडाइवर्सिटी होता है, तीसरा है इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी होता है। देन हाउ द बायोडाइवर्सिटी कैन बी कंजर्व, 7 पॉइंट मैंने आपको बताया था, पूरे के पूरे वही लिख देना। व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम द स्टोरी ऑफ जादव मोलाई पाएंग, क्या सबसे थॉट से आप स्टार्ट कर सकते हो। थॉट क्या था, प्लीज़ उस थॉट को जिसको अगर आता रहेगा प्लीज़ कमेंट्स करके बताओ। राइट द नेम ऑफ द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, ये मैंने जो बताया वो है। बाद में राइट विच आर द रीजन फॉर द इंडेंजरिंग द मेनी स्पेसिस ऑफ द प्लांट, एंड क्या रीज़न है कि जो धीरे धीरे स्पेसिस एंड प्लांट खत्म होते जा रहे हैं। एंड व्हाट आर द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग सिंबल, तो ये सिंबल है रीयूज, रिसाइकलिंग से रिलेटेड। बाद में यहाँ पे वाटर से रिलेटेड है, ये सोलार से रिलेटेड है, तो प्लीज़ आप यहाँ पे ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड है, तो प्लीज़ आप यहाँ पे 1 बाय 1 आपको क्या करना है, कमेंट्स करके बताना है। तो दोस्तों पूरा का पूरा यहाँ पे लेसन कंप्लीट हो गया। तो आज हमारा ये लेसन भी कंप्लीट हो गया। तो साइंस 2 में टोटल आउट ऑफ 10 हमारे 3 लेसन कंप्लीट हो गए, लेसन नंबर 2, लेसन नंबर 3 एंड लेसन नंबर 4। अब हम लेसन नंबर 1 जो हमारा है वो हम स्टार्ट करने वाले ही हैं, और साथ में जो हमारा फर्स्ट है वो तो हम कंप्लीट करने ही वाले हैं, उसके साथ हम लेसन नंबर 5 भी स्टार्ट करेंगे। तो अच्छे से 1 बाय 1 स्टडी करते जाओ और क्वेश्चन आंसर लर्न करते जाओ। तो दिल से थैंक्स वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।